एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। जैसे कि आप सबको पता है, हम चैनल पर अपना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ऑलरेडी मैं 4 to 5 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की थी केमिकल शिफ्ट के बारे में और टेट्रामिथाइलसिलेट टीएमएस के बारे में कि हम टीएमएस का रेफरेंस क्यों लेते हैं इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो देख रहे हो आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। इसके ऊपर बेस्ड रहेगी आज की हमारी वीडियो। आज का ही हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, तो जब मैंने आपको डी शील्डिंग और शील्डिंग पढ़ाया था, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। तो जो भी फैक्टर शील्डिंग और डी शील्डिंग को इफेक्ट करते हैं वो हमारे केमिकल शिफ्ट वैल्यूज को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि शील्डिंग और डी शील्डिंग से ही हमें पता लगता है कि जो हमारा सिग्नल है वो अप फील्ड आएगा या डाउन फील्ड आएगा। फिर जो हमारे पास सिग्नल आता है स्पेक्ट्रम के अंदर, तो फिर हम वहां से उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब जो भी फैक्टर आपका शील्डिंग और डी शील्डिंग को इफेक्ट करेगा वही आपकी केमिकल शिफ्ट को भी इफेक्ट करेगा। ये तो था नंबर 1। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड वन इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड वन इज वैन डेर वाल्स डी-शील्डिंग एंड फोर्थ वन इज एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। इस वीडियो में हम ऊपर वाले 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, अब किसी भी प्रोटॉन के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा शील्ड करेंगे। मतलब उस प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो उतना ही अपफील्ड आएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सिंपल ये बोल रही हूँ कि अगर कोई भी प्रोटॉन है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस प्रोटॉन को शील्ड करेंगे और उस प्रोटॉन का जो एनएमआर सिग्नल है वो अपफील्ड आएगा। इसका मतलब greater the number of electrons around the protons, more will be the chemical shift or less will be the chemical shift and signal will appear at upfield। और मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ greater will be the shielding of signal। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सोचो कि ऐसे प्रोटॉन के पास मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ खींचेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन डिक्रीजेस, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या हो गया कि वहां पर डी शील्डिंग हो गई हमारे मॉलिक्यूल की। इतनी बात हुई क्लियर। डी शील्डिंग मतलब जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो डाउनफील्ड आएगी और सिग्नल हमारा डाउनफील्ड होगा, यानी कि जो प्रोटॉन है वो डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करेगा। ये तो था पूरा इसका फंडा कि जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर के अंदर, वो अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही मैंने कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मॉलिक्यूल लगाया उस प्रोटॉन के पास जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, उस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। उस प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर डी शील्डिंग होगी और जो हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल है ऐसे प्रोटॉन का वो डाउनफील्ड है। कितनी बात हुई क्लियर। इसका मतलब जो बेसिक फंडा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम अटैच्ड टू द प्रोटॉन और द प्रोटॉन फॉर व्हिच वी हैव टू रिकॉर्ड द एनएमआर स्पेक्ट्रा, more will be the downfield absorption take place और the signal will appear downfield। इतनी बात हुई क्लियर, सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल attached to proton whose chemical, या मैं यूं लिखूं whose NMR spectra has to recorded, ठीक है, और यहाँ पे फिर आएगा more downfield will signal come।
आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की, जो मैंने एक प्रोटॉन के साथ जो मैंने अटैच करवाया है, तो वहां पर ज्यादा डाउन फील्ड में हमारा सिग्नल आएगा और सिग्नल की वैल्यू या मैं कहूँगी वहां पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। इतनी बात हुई क्लियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। अब ये ऑर्डर आया किस वजह से, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से जो ये 3 प्रोटॉन्स हैं, इन 3 प्रोटॉन्स का सिग्नल क्या आएगा आपका, डाउनफील्ड आएगा ये सिग्नल, क्योंकि इन 3 प्रोटॉन्स के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इन सिग्नल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते ही ये प्रोटॉन्स डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करेंगे, मींस जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज। इज इट क्लियर? ओके। अब इसका एक और मैं एग्जांपल अगर लूं, तो मैं वो एग्जांपल लेती हूँ। ये ट्रेंड आप याद रखिएगा, ये ट्रेंड आपसे कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl। यहाँ पर देखो, अब सभी यहाँ पर क्लोरीन एटम है। यहाँ तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बता दिया क्योंकि सब एटम्स अलग थे। अब यहाँ पर तो सभी क्लोरीन एटम है, यहाँ पर मैं कैसे बताऊं कि किसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज्यादा है और किसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं देखूंगी कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सपोज करो कि किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है ना, और वो इंसान क्या करना चाहता है, उस पैसे को दान करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बेसिकली या तो किसी एक इंसान को दे दे, या उसके पास 3-4 लोग हैं जिनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो अच्छा क्या रहेगा, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की टर्म्स में बोले तो अच्छा वो रहेगा कि वो अपने उस पैसे को 3-4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोरीन 4 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। जो सिंगल क्लोरीन वाला मॉलिक्यूल है ना, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम है जो 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उनको अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर CCl4 की होगी, फिर CHCl3 की, फिर CH2Cl2, फिर CH3Cl। इसका मतलब जो ज्यादा केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो इस ट्रेंड में आएगी, यानी कि सबसे ज्यादा होगी CCl4 की। फिर ये तो वैसे भी प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ो, ठीक है। तो ये देखो सबसे ज्यादा देगा CHCl3, फिर CH2Cl2, फिर CH3Cl। इज इट क्लियर? एक तो ये ट्रेंड है जो आपको हमेशा ही याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा देखिए एग्जांपल एक और, एक मैंने ले लिया CH3Cl, एक ले लिया मैंने CH3CH2Cl। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा डीशिल्डिंग किसमें ज्यादा होगी, या यूं मैं सिंपल यूं पूछूं कि किसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप मुझे आंसर बताओ कि किसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी वो मिथाइल क्लोराइड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इथाइल क्लोराइड, क्योंकि जो शील्डिंग और डीशिल्डिंग है वो आपका डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, या मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो पास वाला है, पास है ग्रुप या एटम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है इजीली, और यहाँ पर क्या है कि ये क्लोरीन एटम दूर है इस वाले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। तो जो ज्यादा वैल्यू आएगी केमिकल शिफ्ट की वो CH3Cl की आएगी, फिर आपकी इथाइल क्लोराइड की आएगी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपना। ये ट्रेंड जो मैं आपको करवा रही हूँ वो एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज भी पूछे जाते हैं। CH3Cl, फिर मैंने लिया ये, और साथ में
CH3 ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन मैंने आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिए, मुझे बताओ कि किसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज्यादा है। तो सिंपल अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। इसका मतलब जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा इस मॉलिक्यूल की आएगी, फिर इसकी और फिर इस। आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पर जो इफेक्ट करता है केमिकल शिफ्ट को। वो क्या था, मैंने आपको बताया, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम जो जनरल पढ़ते हैं वो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन होगा, किसी दूसरे के अंदर या यूं में ये सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक जगह होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है ना, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। बट ये डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर मतलब कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस हाइड्रोजन के साथ एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होता है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है ना, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के या सेम मॉलिक्यूल के किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जब इस हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर कोई और ग्रुप है या ये प्रोटॉन है, इससे साथ जब मतलब कोई भी प्रोटॉन, देखो सिंपल से ये सब कुछ भूल जाओ जो मैंने बताया, सिर्फ ये बात ध्यान रखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब सुनो, जो प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और जो प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, उनकी केमिकल शिफ्ट में क्या डिफरेंस आता है। जो प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोस प्रोटॉन व्हिच डजंट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। इतनी समझ आई, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको बढ़ावा देती है। अब आती है रीजन की बात कि क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल शिफ्ट वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये बढ़ाता इसीलिए है क्योंकि हाइड्रोजन जो बॉन्डेड प्रोटॉन है उसके अंदर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर के अंदर वो, तो वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उस प्रोटॉन के बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो क्या होगा, डाउनफील्ड आएगा। ये पूरी कहानी समझ आई होप आपको आ गई होगी ये पूरी कहानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थी। जो आपको सिंपल याद रखना है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर केमिकल शिफ्ट वैल्यू, ठीक है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने थर्ड फैक्टर पर, दैट इज योर वंडर वॉल डी शील्डिंग। हाँ, एक बात जो मैं इसमें बताना भूल गई वो ये है कि आप इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर केमिकल शिफ्ट वैल्यू, या आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हो। वो कहते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में मान लो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल लगेंगे ए और बी, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। एक मैंने इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, तो सपोज करो ए के लिए तो आ गया आपका ऐसे कुछ और फिर बी के लिए आ गया ऐसे कुछ, ठीक है, आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक तो ये हुआ, ये कौन सी थी, इंटरमॉलिक्यूलर। एक मैं बात करूं इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर मान लो कि एक ही मॉलिक्यूल है ए डैश और बी डैश, इनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। या मैं यूं कहूँ कि ए डैश बी डैश और साथ में एक्स लगा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के ऐसे बॉन्डिंग होती है,
है ना। तो इसको अगर मैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूं और जब मैंने इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया तो कुछ मान लो इस टाइप से आ गया, ठीक है, ऐसे जनरल बना रही हूँ। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जब मैंने मान लो इनकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, ये एक अलग सॉल्यूशन ले रखा था मैंने और ये अलग, दोनों का स्पेक्ट्रा मैंने अलग अलग रिकॉर्ड किया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे पहले मान लो कि 10 मोलैरिटी का सॉल्यूशन था मेरे पास ये, ठीक है, और ये भी 10 मोलैरिटी का था, ठीक है। अब मैंने इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, मान लो कि मैंने इसको कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से ये मॉलिक्यूल आपस में इनका जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा। अगर मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है तो ये और भी ज्यादा पास पास आ जाएंगे। अगर मैंने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो ये ए और बी मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से इनका एनएमआर स्पेक्ट्रा चेंज होगा। बट यहाँ पे अगर मैंने कंसंट्रेशन चेंज किया तो ये तो एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इनके बीच में तो कोई डिस्टेंस आएगा ही नहीं, कोई डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा इनके बीच में। इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वाली लेंथ वो सेम रहेगी। इसका मतलब इसका स्पेक्ट्रा एज इट इज आएगा एनएमआर स्पेक्ट्रा, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्पेक्ट्रा डिफरेंट आएगा कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कि आप इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड फैक्टर, दैट इज वंडर वॉल्स डीशिल्डिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि डीशिल्डिंग हो रही है, मतलब केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो क्राउडेड मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्राउडनेस होती है, तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है बेसिकली जो प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स अपने आप को मतलब एक स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन में पाते हैं, है ना, वहां पे स्टेरिकली हिंड्रेंस हो जाती है। तो ऐसे प्रोटॉन्स जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो चुकी है, तो वो क्या करेंगे, जो उसके साथ क्राउडेड मॉलिक्यूल्स हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं ना उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो बल्कि ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और जो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। रिपेल करने की कोशिश करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वहां पर जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगी केमिकल शिफ्ट वैल्यू, और डीशिल्डिंग वहां पर होगी। क्या कह रही हूँ मैं, सपोज कि मेरे पास कोई भी बल्कि ग्रुप लगा लो, ठीक है, कोई भी मैंने बल्कि ग्रुप ले रखा है इस टाइप से, ठीक है, ये R मेरे पास बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, प्रोटॉन है, जिसकी वजह से आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राफ आएगा, ठीक है, और एनएमआर स्पेक्ट्रम आएगा। तो ये क्या है, अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखना चाहेगा जहां पर इसको कम हिंड्रेंस मिले, ठीक है। सपोज वो पोजीशन ये है और इसके पास एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा। तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन या इस प्रोटॉन के पास कम होने लगेगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर कम हो रही है, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगी, डीशिल्डिंग। तो आपको समझ आया कि वंडरवॉल जो फोर्स है या वंडरवॉल डीशिल्डिंग होती है और कैसे केमिकल शिफ्ट वैल्यू को इफेक्ट करती है। तो मैंने आपको बोला था हम वीडियो में 3 ही फैक्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट वंडरवॉल डीशिल्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैनल के साथ तब तक कनेक्ट रहिए, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सभी वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपका आगे पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।